नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं दैनिक भास्कर में 11 अप्रैल 2023 को संपादक महोदय जी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा जिसे उन्होंने केवल 22.5 लाइनों में समेट दिया है, परंतु ये सारी 22 लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण की है। कम समय में कम स्थान पर बहुत ही अच्छा लेख उन्होंने लिखा हुआ है और बहुत ही कोर प्रॉब्लम्स को उन्होंने एड्रेस इसमें किया हुआ है। तो जो इस आर्टिकल का शीर्षक है, आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल का शीर्षक है केंद्र को लेकर, दूध को लेकर केंद्र सरकार पशुपेश में। तो ये आर्टिकल जो है उसको मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि दूध सरकार की क्या स्थिति है। दूसरे भाग में उन्होंने बताया है कि किसान की क्या स्थिति। तीसरे भाग में उन्होंने समाधान इसका बताया हुआ है। तो हम तीनों आर्टिकलों को थोड़ा विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला भाग है, उन्होंने ये बताया है कि भारत में वर्तमान स्थिति में लंपी वायरस के कारण 1,82,000 जो है वो हमारा पशुधन है या जो दुधारू पशु है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब आप समझ सकते हैं, किसी भी एकदम से दुधारू पशुओं में अगर 1,82,000 पशुओं की कमी हो जाएगी एकदम से, तो उसके ऑब्वियसली उसके जो प्रोडक्ट है, जो मिल्क प्रोड्यूस होने वाला मिल्क है, उसमें भी कमी आएगी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कमी आई। अब जब कमी आई है और हमारे यहाँ डिमांड है, लोग दूध का उपयोग करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा उसको। तो बाहर से मंगाने से क्या हो जाता है कि जब कोई चीज बाहर से आती है तो डिमांड एंड सप्लाई का नियम है कि जब डिमांड ज्यादा होती है तो रेट बढ़ते हैं। डिमांड अगर प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में आ जाता है वस्तु, तो उसके रेट घट जाते हैं। अब जब बाहर से आप निर्यात करेंगे तो यहाँ पे रेट घट जाएंगे। अब यहाँ पे रेट घट जाएंगे तो हमारे यहाँ जो पशुपालन से लोग हैं, जो डेयरी फार्मिंग में लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप इस प्रकार से वस्तुओं को इंपोर्ट करेंगे और तो आप ये जो है इनके दाम घट जाने से हमारी जो लागत निकल लग रही है हमारे काम में, उसको निकालना बहुत ही कठिन होगा। तो ये जो बात है कि ये कठिन होगा या ये हानि होगी, इस बात को माननीय हमारे शरद पवार जी जो है वो उन्होंने इस बात को डिपिक्ट किया है कि अगर आप कोई बाहर से वस्तु इंपोर्ट करेंगे भारत के अंदर, तो जो दूध के दाम है वो एकदम से घट जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो डेयरी फार्मिंग में, जो डेयरी ऐसे बंधु जो डेयरी में लगे हुए हैं, उनको एकदम से रेट कम हो जाने की वजह से हानि हो सकती है। तो ये तो इसके कारण सरकार एक पशुपेश स्थिति में है, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट नहीं करती और वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग है जिसको ये प्रभावित करेगा। उनके बच्चों को या वो जो दूध का सेवन उन्हें अनिवार्य है, उससे उन्हें काफी महंगा पड़ जाएगा, बजट जो है वो काफी बढ़ जाएगा और जेब जो है ज्यादा खाली करनी पड़ेगी। इसी आर्टिकल का एक दूसरा भाग है जो किसानों के बारे में चर्चा करता है। तो आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारा जो किसान है, जो औसत किसान है, उसका जो है वो अपनी कुल आय का जो है वो 37% जो भाग है वो कृषि पर निर्भरता करता है। मतलब जो उसकी कुल आय, मान लीजिए उसकी कुल आय 100% है, तो उस 100% में से 37% जो आय है वो अपनी वर्तमान स्थिति में खेती से कर रहा है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि अगर वो 100 रुपए कमा रहा है दिन में, तो जो 37 रुपए है वो खेती से कमा रहा है। तो खेती पे निर्भरता उसकी 37% हो गई। दूसरा जो है वो अब क्या हो गया है कि पहले 37% हो गई और मजदूरी पे जो उसकी डिपेंडेंसी थी वो हो गई 40%। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में गाय जो है वो किसान जो है वो 40% जो आय उसकी है वो मजदूरी पे निर्भर करती है कुल आय का, और जो 37% है वो खेती पे हो गई। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो 23% है वो गैप है इसमें। 23% जो है वो खाली है, किसान मतलब उसको नहीं कमा पा रहा है या उसको उपयोग नहीं कर पा रहा है। संपादक महोदय जी का जो कहना है कि ये जो 23% है, इसमें से 16% जो आय है वो अपनी किसान बढ़ा सकते हैं पशुपालन या दुधारू पशुओं के पालन करने से। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये डिपिक्ट किया है कि जो कुल आय है, जो 16% तक की आय है, वो किसान जो है वो पशुपालन दुधारू पशु से बढ़ा सकता है। अब इन्होंने कारण भी बताया उसका। तो कारण यह है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में चारागाह और कृषि भूमि पर दबाव आया हुआ है, जिस कारण से हम देखेंगे कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो या तो उनके पास जमीन नहीं है, जमीन है, पशु है तो उनके पास जमीन नहीं है, अब पशु वो करते हैं तो उनके पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वो अपनी गायों को, अपने बैलों को, भैंसों को या बकरियों को चरा सके। तो कुल मिलाकर जनसंख्या बढ़ने के कारण चारागाहों में कमी आई है, जिस विषय को उन्होंने बड़े ही सुलभता से रखा हुआ है।
अंतिम जो है वो उन्होंने सरकार को ये सुझाव देने का प्रयास किया है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। तो जो 2047 अगर हम 1947 से देखेंगे तो संपादक 2047 से अगर हम देखेंगे तो भारत में कोई भी एक स्थिर या नेशनल लेवल की पॉलिसी नहीं रही है पशु संवर्धन को लेकर, गौ संवर्धन को लेकर, जो अगले 100 सालों का प्लान, जो अगले 100 सालों में आने वाली चुनौतियों का सामना करे। तो संपादक महादेव जी ने यही बताने की कोशिश की कि भारत में आज भी डेयरी को लेकर या मिल्क प्रोडक्ट को लेकर, गौ संवर्धन को लेकर, इन विषयों को लेकर कोई भी एक स्थिर नीति नहीं है। जो भी नीतियां हैं वो लचर हैं, काफी ढीले ढपोले तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या जो अधिकारी वर्ग लगा हुआ है उस पर उस पर उतना सजगता से काम नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि संपादक महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है, और हम निवेदन करेंगे कि जो भारतीय केंद्रीय सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, नीति निर्धारकों को नियुक्त किया गया है, वो डेयरी फार्मिंग के लिए अगले 100 साल की चुनौतियों को समझते हुए ऐसी पॉलिसी निर्धारित करें कि किसान उस 100 साल के लंबे ओवरव्यू पे काम कर सके इस प्रकार से। और एक अच्छी बात उन्होंने ये लिखी कि भारत आज वर्तमान स्थिति में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी सारी खबरों के साथ में एक बहुत ही अच्छी खबर भी दी है कि भारत आज वर्तमान स्थिति में विश्व में हम लीडर हैं, हम सबसे ऊपर हैं, और दूध में हम सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। परंतु यस, भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ है, तो उसके हिसाब से हमें और दूध उत्पादन करना है, जिससे हमारे समाज को, हमारे देश के भाइयों बहनों को, बच्चों को और भी हम पौष्टिक दूध उपलब्ध करा सके, जिससे वो सुदृढ़ सबल बुद्धिमान और योग्य बन सके। और इसमें गौ संवर्धन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और मैं निवेदन करूंगा जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि अच्छी पॉलिसी बनाए, ताकि हमारा किसान जो है वो उस पॉलिसी को फॉलो करे और हम आने वाले अगले 100 सालों में दूध की पूर्ति के लिए तैयार हो। धन्यवाद।